जी, तो लास्ट टॉपिक में कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ ना आई हो तो बताएं। क्या कोटाज स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो कि किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कहते हैं कि यार आपने यूएसए से इतनी अमाउंट के मटेरियल इंपोर्ट करने हैं, दूसरे मुल्क से इतनी अमाउंट की, तीसरे मुल्क से इतनी अमाउंट की, इससे ज्यादा आपने नहीं करना। ठीक है ना, कि एक स्पेसिफिक अमाउंट आपने इंपोर्ट करना है, इससे ज्यादा आप लोगों ने इंपोर्ट नहीं करना। मतलब हुकूमत फिक्स कर लेती है ना कि इतनी इंपोर्ट आप लोगों ने इस मुल्क से करनी है, इतनी इंपोर्ट आपने इस मुल्क से करनी है, इतनी इंपोर्ट आपने इस मुल्क से करनी है, इससे ज्यादा आप लोगों ने इंपोर्ट नहीं करनी। मतलब इंपोर्ट पे वो एक कट्स लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं कोटास। सही है शफकत? फ्रॉम फॉर एग्जांपल यूके से इतना, यूएसए से इतना, कनाडा से इतना, ठीक है ना, जर्मनी वगैरह, फ्रांस वगैरह से इतनी इतनी इंपोर्ट्स आप लोगों ने करनी है, इससे ज्यादा आप लोगों ने करनी नहीं है। वो स्पेसिफिक कर देते हैं ना कि इतनी इंपोर्ट आप लोग कर सकते हो। जी, किसी और का कोई सवाल? अगर नहीं है तो आगे चले जाते हैं हम। अच्छा, हम आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, कि एक्सचेंज रेट क्या चीज होती है। क्लियर जी? एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी। दो करेंसियों के दरमियान जो प्राइस होती है उसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जांपल 1 USD बराबर है 170 फॉर एग्जांपल, या 160 रुपीस की। ठीक है ना? तो अगर हमने $1 खरीदना है तो हम सेलर को 160 रुपए देके $1 खरीद लेंगे, या अगर हमने $1 बेचना है तो हम जो बायर होगा उनको 160 रुपए देकर $1 खरीद लेंगे। तो एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जो दो करेंसियों के दरमियान प्राइस का तयन करते हैं कि क्या एक्सचेंज रेट है। ठीक है जी? फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि 1 पाउंड जो यूके की करेंसी है वो फॉर एग्जांपल 175 रुपए के बराबर है। क्लियर? जस्ट एज्यूम दैट। कितने का चला है 5 रुपीज में? तो इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट, कि हम दो करेंसियों के दरमियान उसका जो रेट होता है उसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। अगर हमने करेंसी को एक्सचेंज करना है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पाउंड खरीदना है तो उसके बदले में कितने पाक रुपए दूंगा, और अगर मैंने पाउंड बेचना है तो उसके बदले मुझे कितने पाक रुपए मिलेंगे, इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। दो करेंसियों को एक्सचेंज करने के प्राइस को हम कह सकते हैं एक्सचेंज रेट। ठीक है ना? जब हमने उसको एक्सचेंज करना होगा तो जो गिव एंड टेक होगा उसको हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। अगर मैं पाउंड दूंगा तो उसके बदले मुझे कितने पाक रुपए मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। ये तो एक्सचेंज रेट में कोई कंफ्यूजन? ये फिर आप पढ़ लो ये वाला, यहाँ से सिर्फ आप ये डिफिनीशन सिर्फ देख लो, बाकी एक नजर पढ़ लो ये क्या कहते हैं। जी, ये मैं बता दूं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किस तरह काम करती है। ठीक है, कि एक्सचेंज रेट किस तरह होती है, करेंसी की अप्स एंड डाउन्स, डिमांड सप्लाई किस तरह होती है। जस्ट एज्यूम दैट एक है हमारे पास डोमेस्टिक कंट्री, ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, और एक है हमारे पास फॉरेन कंट्री, जस्ट एज्यूम कि यूके या यूएसए। क्लियर? पहले हम इसको देखते हैं इंपोर्ट को। यूके से कोई गुड्स इंपोर्ट कर लेते हैं पाकिस्तान, तो उसके बदले में पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान रुपए देगा, लेकिन वो उसको पाउंड में रुपए देंगे। बेशक हमारी करेंसी पाक रुपी करेंसी है, उसकी करेंसी जो यूके की करेंसी है वो है पाउंड। ठीक है, उधर जो सप्लायर बैठा है वो पाक रुपी नहीं जानता, वो कहते हैं भाई आपने मुझे पेमेंट करनी है ना तो आपने मुझे पाउंड में पेमेंट करनी है। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल आपने मुझे 1 पाउंड पे करना होगा, ये उसके पाउंड की निशान। क्लियर जी? अब
पाकिस्तानी क्या करेगा, जो पाकिस्तानी बायर था वो सप्लायर को 1 पाउंड पे करेगा, अब वो चला जाएगा फॉरेन मार्केट में, ठीक है ना। जो पाकिस्तानी बायर था वो फॉरेन मार्केट में चला जाएगा और अपने साथ फॉर एग्जाम्पल 175 रुपये लेके, ठीक है, क्योंकि उसने 1 पाउंड खरीदना है ना मार्केट से, तो वो अपने पास 175 रुपया मार्केट ले जाएगा और 1 पाउंड खरीद लेगा। तो मार्केट में वो क्या कर रहा है, वो एक पाउंड खरीदने के लिए वो क्या करेगा, वो सप्लाई को, वो रुपये को भेजेगा, ठीक है ना, सेल करेगा। इसका मतलब ये है कि वो पाउंड की डिमांड करेगा, जबकि मार्केट में रुपीस की सप्लाई होगी। क्लियर जी। उसने इंपोर्ट की, इंपोर्ट के बदले में उसने उसको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट वो करेगा पाउंड में। जब उसने पाउंड में पेमेंट करनी है तो वो मार्केट में चला जाएगा और वो मार्केट में पाउंड की डिमांड करेगा कि आप मुझे पाउंड दे दें, ठीक है ना, उसके बदले में आपको रुपीस दे दूंगा, पाक रुपी। तो वो डिमांड करके पाउंड के खरीद के और सप्लाई, रुपीस की सप्लाई करके रुपीस बेच के वो पाउंड खरीद लेगा और जाके जो यूके के सप्लायर है उसको दे देगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह काम कर लेता है जी। ये पहले एग्जांपल क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना, कि इंपोर्ट की शक्ल में याद रखिए कि इंपोर्ट की शक्ल में फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी और आपकी लोकल करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी। इन अदर वर्ड, जब आप फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हो और आपकी सप्लाई बढ़ेगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी गिर जाती है और फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू या वर्थ बढ़ जाती है। तो भाई इसमें कोई कंफ्यूजन पहले पॉइंट में? ये तो इंपोर्ट्स के हवाले से था जी, पूछे शाबाश। अच्छा, अब एक्सपोर्ट की साइड पे आ जाते हैं हम। अगर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट करते हैं फॉर एग्जांपल यूके या फॉरेन कंट्रीज को, ठीक है ना, तो एक्सपोर्ट के बदले में यूके वालों को हमें पाक रुपए में पैसे देने होंगे। तो फिर यूके का जो बायर है वो फॉरेन मार्केट में चला जाएगा, वो पाक रुपए की डिमांड करेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो पाक रुपए में हमें पेमेंट करनी है। क्लियर जी। हाँ, एक इंपोर्ट की वजह से भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि अहमद, जब आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे तो आप फिर फॉरेन कंट्री को फॉरेन करेंसी में पेमेंट करोगे ना। तो जब आपने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो आप मार्केट में जाओगे और उस करेंसी की डिमांड करोगे। जब उस करेंसी की डिमांड करोगे तो जब आप उस फॉरेन करेंसी को खरीदोगे और डिमांड करोगे तो अपनी करेंसी की आपकी करेंसी की सप्लाई ज्यादा होगी ना। लोकल करेंसी की जब सप्लाई ज्यादा होगी, ठीक है ना, तो हम शुरू में पढ़ चुके कि जब एक चीज की सप्लाई ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस गिर जाती है, ठीक है। तो ये इसी तरह है। और जब आप फॉरेन करेंसी की डिमांड करोगे तो ऑटोमेटिकली उस करेंसी की वर्थ बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह है भाई। क्लियर जी। अब दूसरे साइड पे आ जाते हैं, एक्सपोर्ट की साइड पे। कि एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कंट्री ने एक्सपोर्ट की यूके को, तो अब यूके का जो बायर है वो हमें पाक रुपए में पेमेंट करेगा, ना कि पाउंड में पेमेंट करेगा। अब वो फॉरेन मार्केट में जाएगा और पाक रुपए की डिमांड करेगा, मुझे पाक रुपए दो ताकि मैं पाकिस्तान में जो मेरा सप्लायर बैठा है, मैंने उनसे इंपोर्ट की है, मैंने उनको पेमेंट करनी है। तो फॉरेन मार्केट में वो पाक रुपए की डिमांड करेगा, जबकि अब जो अपना उसका पाउंड होगा उसकी वो सप्लाई ज्यादा कर लेगा, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जब डिमांड होगी हमारी करेंसी की मार्केट में, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और हम मार्केट में हमारी करेंसी की डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी करेंसी की वर्थ बढ़ जाएगी और जो उसके अगेंस्ट जो करेंसी होगी उसकी वर्थ गिर जाएगी। तो ये आप देख लें कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरह वो इफेक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट को। तो इसको सिर्फ आपने समझना है जी, ये एक्सचेंज रेट किस तरह, एक्सचेंज मार्केट किस तरह काम करता है। तो ये जी इस तरह। जी कोई सवाल? तो काइंडली इसको आपने समझना है सिर्फ, ठीक है। इस एग्जांपल को भी आपने समझना है कि वो किस तरह, अगर रेट कम या ज्यादा होते हैं तो किस तरह अप्स एंड डाउन्स, मैं आपको समझा लेता हूँ। लेकिन यहाँ तक काइंडली कोई सवाल हो तो पूछ ले शाबाश। अगर सवाल
है तो पूछे ताकि वो कंफ्यूजन क्लियर हो, फिर आपको आगे समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब आप देखिए एग्जांपल, अब आपको समझ आ जाएगी। सिनेरियो नंबर 1, स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी रुपीज, हाई एक्सचेंज रेट फ्रॉम ए पाकिस्तानी परस्पेक्टिव। अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान की रुपी स्ट्रांग हो रही है तो इसका मतलब यह है कि उसकी वर्थ बढ़ रही है। और अगर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की करेंसी, मैं आपको मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल $1 बराबर है 160 रुपए के, ठीक है जी। लेकिन अगर कुछ टाइम बाद $1 हो 180 का, तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर वीक हो रही है। क्लियर जी? यानी पाकिस्तान, हम कहते हैं पाकिस्तानी रुपी वीक हो रही, तो अगेंस्ट यूएस डॉलर। लेकिन अगर कुछ टाइम बाद वो 140 पे आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपीज अगेंस्ट यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रही है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब हम पहले $1 खरीदते तो हमें 180 रुपए देने पड़ते, ठीक है, अब हमें 140 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो कम हो रहा है और ये इसके अगेंस्ट स्ट्रांग हो रही है। तो ये इस तरह जी काम करते हैं। तो एक स्ट्रांग पाकिस्तानी रुपी उसकी बराबर है, वो बराबर है जी हमारे पास 150 की, ठीक है ना? ये उसने पाउंड की मिसाल दी है आपको, ठीक है ना? हाउ मच AR3 एक्सपोर्ट कास्ट दुमरा इन यूके। अगर हम आज एक्सपोर्ट करते हैं 3,50,000 रुपीज की, तो वो यूके में उसकी कास्ट कितनी होगी? अगर हम पाकिस्तानी आज 3,50,000 की एक्सपोर्ट करते हैं, तो गोरों को, यूके वालों को उसकी क्या प्राइस देनी पड़ेगी? ठीक है जी। तो मुझे पता है कि 3,50,000 और 1 पाउंड बराबर है 150 के, तो मैं 350 को 150 पे डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2,333.3 पाउंड। तो अगर मैं 3,50,000 की पाक रुपी में सेल करता हूं, पाक रुपी में एक्सपोर्ट करता हूं, तो यूके में ये 2,333 पाउंड का बन जाएगा। क्लियर जी? इसी तरह अगर मैं 4,500 पाउंड का इंपोर्ट करता हूं, पाकिस्तान में कोई चीज लाता हूं बाहर के मुल्क से, तो उसकी वर्थ क्या होगी? वो मुझे पाक रुपी में कितने की पड़ेगी? ठीक है ना? मैं तो 450 पाउंड का, वो गोरा मुझे इनवाइस दे देगा 4,500 का। तो भाई जब मैंने उसको पाक रुपी में कन्वर्ट किया, तो मैं किस तरह करूंगा? क्योंकि ये तो पाउंड है और 1 पाउंड बराबर है 150 रुपीज के, तो ये 6,75,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो था इसका पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो भी देखते हैं, लेकिन पहले सिनेरियो में कोई कंफ्यूजन, इस कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन? जी खवातीन भी जवाब दे दें। ठीक है जी। अब इसका दूसरा सिनेरियो, अब वीक पाकिस्तानी रुपी, अब पाकिस्तानी जो करेंसी है ना अब वीक हो गई, अब मेरे ख्याल से 150 से इससे ज्यादा पे आई होगी। एलो एक्सचेंज रेट फ्रॉम पाकिस्तानी परस्पेक्टिव, अब इधर 175 पे आया। इफ द एक्सचेंज रेट मूव फ्रॉम 150 टू 175, द रेट ऑफ प्राइस वुड चेंज टू, इस तरह। अब वही 350 मैंने एक्सपोर्ट किया, ठीक है ना? लेकिन वो मुझे पाउंड में कितना मिलेगा? मुझे पाउंड में कितना मिलेगा? या गोरे को मुझे कितने पाउंड देने पड़ेंगे? ठीक है ना? या गोरे को मैं कितना पाउंड में इनवॉइस भेज दूं? क्योंकि वो तो पाक रुपी को तो वो नहीं जानता ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने उससे इनवॉइस भेज दूं उनको कि यार मैंने इतनी चीजें आपको भेजी हैं और ये 3,50,000 रुपीज की, वो कहते हैं रुपीज क्या चीज है, मुझे पाउंड में इनवॉइस भेज दो। तो भाई मैं उसको पाउंड में इनवॉइस भेजूंगा तो वो बन जाएंगे 2,000 पाउंड। क्लियर जी? अब किस तरह? पहले मैंने 150 पे डिवाइड किया ना, अब मैं 175 पे डिवाइड करूंगा, तो वही 350 की वही एक्सपोर्ट, लेकिन मेरी पैसे की कदर चूंकि कम हुई, अब वो 2,333 से 2,000 पे आ गए।
ठीक है ना। और इसी तरह अगर 175 रेट चलता रहा और वो मैं उतनी की चीजें इंपोर्ट करूं 4,500 की, तो वो मुझे आप 6,75,000 की जगह मुझे 7,87,500 में पड़ जाएंगे। तो इधर से हमने देख भी लिया और इंशाल्लाह हम आइंदा पढ़ेंगे भी कि जब एक्सचेंज रेट ज्यादा होता है 150 से 175 तक उसने मूव किया, तो इससे आपकी एक्सपोर्ट चीप, यानी आपके एक्सपोर्ट सस्ते किस तरह कि 2,333 से एक्सपोर्ट हमारे 2,000 पे आ गए और आपके इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह 6,75,000 से 7,87,000 पे आ गए। तो ये बात आप याद रखिए कि जब एक्सचेंज रेट में इजाफा होता है, यानी आपकी करेंसी वीक होती है, तो आपके एक्सपोर्ट चीप हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। ठीक है जी, जो इसने यहां तक आप देख लें, क्लियर जी। और आपके इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहां से ये बात आपने सीखी। अब यहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो पूछें, वरना हम अदर आगे चले जाएंगे। ये देखिए, ये बात मैंने भी की, इसको फिर आप पढ़ लें जी। ठीक है जी, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इधर आ जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जी, पूछें। अच्छा, अब गवर्नमेंट किस तरह एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करता है और क्यों करता है? कुछ रीजंस होती है जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट्स की अप्स एंड डाउन्स में दिलचस्पी लेता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये सवाल नहीं आया। ठीक है, अनटेस्टेड एरिया है, लेकिन आप लोगों ने करना है। ठीक है, मैं समझा लेता हूँ थोड़ा बहुत, बाकी आप इसको याद कर लीजिए। ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, अपने लिए आसानी पैदा करना। अच्छा, अब पहला पॉइंट कि द गवर्नमेंट में विश टू इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट। गवर्नमेंट दिलचस्पी लेता है एक्सचेंज रेट्स के अप्स एंड डाउन्स में, या उसमें वो मुदाखलत करना चाहते हैं कुछ रीजंस की वजह से। पहला जो है ना, पहला इसको पढ़ लेते हैं आसान की तरफ से। टू स्टिमुलेट डिमांड फॉर इंपोर्ट आर टू रिड्यूस एक्सपोर्ट। मैंने अभी आपसे कहा कि जब एक्सचेंज रेट, एक मिनट से, एक मिनट, जी सलमान भाई, मेरे ख्याल से मैंने कहा कि भाई इसको आप छोड़ दें, अपने लिए आसानी पैदा करें। इस डायग्राम को छोड़, इसको आप पढ़ लें, इसको ना पढ़ें। मैंने अब भाई कहा भी कि इसलिए मैंने इसको आप छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम हुआ, ठीक है ना, तो फिर पढ़ लो। अगर टाइम ज्यादा है आपके पास और कोर्स कंप्लीट है, वैसे शोल के लिए पढ़ते तो पढ़ लो, ठीक है ना। तो इसको अभी छोड़ दें आप, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब गवर्नमेंट क्यों इन्फ्लुएंस करता है एक्सचेंज रेट पे? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जो अभी एक्सचेंज रेट अगर कम होती है तो हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं वो स्पीड अप हो, चीप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट स्पीड अप हो जाती है, और इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट रिड्यूस हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट इसी वजह से भी इन्फ्लुएंस करती है एक्सचेंज रेट में, इसी वजह से भी दिलचस्पी लेती है, ताकि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हो और हमारे इंपोर्ट्स कम हो। तो पहला जो रीजन है जो गवर्नमेंट दिलचस्पी लेती है वो इसी वजह से कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम हो। जो दूसरा पॉइंट है, टू प्रोवाइड ग्रेटर स्टेबिलिटी इन ऑर्डर टू इनकरेज डोमेस्टिक फर्म टू एक्सपोर्ट। यार अगर हमने इसके साथ ही लिंक देगा आप, कि अगर हमने इंपोर्ट डिस्करेज करनी है ना, तो इसका मतलब ये कि हमने लोकल इंडस्ट्री को दिलचस्पी लेनी है, ठीक है ना। और उसमें दिलचस्पी लेके हमने उसको बूस्ट अप करना है। हमने लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने के लिए एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे और इंपोर्ट को डिक्रीज करेंगे। ये दूसरा रीजन जो है, ठीक है। तो ये इनसे मिलता जुलता है, लेकिन आप भी अलग अलग पॉइंट लिख लें
तो ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है जो इसमें पहला दिया हुआ है कि स्टेबलाइज द करेंसी अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन। ठीक है, स्पेकुलेशन क्या होती है? स्पेकुलेशन का मतलब है तखमीना लगाना, एक जुआ टाइप चीज होती है कि फॉर एग्जांपल आप इज्यूम कर लेते हो कुछ फैक्टर की बेस पे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की करेंसी मजीद गिरेगी, अभी 165 पे है ना या 160 पे ना, ये जाके ना 190 हिट करेगा। तो फिर क्या होता है कि आज आप पाकिस्तानी करेंसी 165 पे खरीद लेते हो और जब वो 190 या 195 पे पहुंच जाएगा तो उस टाइम बेच के ना आप पैसा कमा लोगे। तो इस तरह की चीज को कहते हैं स्पेकुलेशन। तो हुकूमत ने इस तरह की चीजों को भी रोकने के लिए एक्सचेंज रेट में दिलचस्पी लेते हैं। ठीक है, तो तीन तरह के रीजंस हैं क्लियर कि जिसकी वजह से हुकूमत फॉरेन एक्सचेंज रेट में दिलचस्पी लेता है। एक तो स्पेकुलेशन जो शॉर्ट टर्म में होती है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन का मतलब ये है कि आइंदा महीने, डेढ़, 2-3 महीनों में क्या होगा, ठीक है, उसको रोकने के लिए। ठीक है, दूसरा ये कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इनकरेज के लिए ताकि इंपोर्ट डिस्करेज हो और एक्सपोर्ट इनकरेज हो। और तीसरा जो पॉइंट है वो इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ये तीन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो एक्सचेंज रेट में दिलचस्पी लेता है। अब आप पूछे शाबाश। अब जी पूछे। मेन इंस्ट्रूमेंट, अब हुकूमत के पास मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो तो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की करेंसी अगले 1-2 महीने में गिरेगी, तो ये शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन। लॉन्ग टर्म स्पेकुलेशन ये होती है कि 2-3 साल बाद पाकिस्तान की करेंसी मजीद गिरेगी, तो वो लॉन्ग टर्म स्पेकुलेशन। तो शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आज एक स्पेकुलेटर बैठकर वो 24 जुलाई पे बैठ गए, वो कहते हैं कि यार 24 अगस्त पे पाकिस्तान की करेंसी की रेट जस्ट एज्यूम 180 होगी, तो वो आज पाकिस्तान की करेंसी खरीदेगा और जब उसकी रेट 180 पे पहुंच जाएगी तो बेच देगा, तो वो प्रॉफिट कमा लेगा उसमें। तो इसको कहते हैं स्पेकुलेशन। ठीक है जी। अच्छा उस जी जी खाकान कोई और सवाल भाई? यार वो आज 165 रेट है ना 24 जुलाई को, वो कहेगा 24 अगस्त को पाकिस्तानी करेंसी 180 की हो जाएगी। ठीक है, तो वो आज करेंसी खरीद लेगा, जब कल वो 180 पे पहुंच जाएगा तो बेच के ना 15 रुपए कमा लेगा। ठीक है जी, तो ये इस तरह की चीज है। द डोमेस्टिक अच्छा पहला जो उसके ठीक है, मैन उसके पास फिर पॉलिसी क्या होगी? डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। यार वो क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट के। आप आगे पाकिस्तान में सेविंग करो, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है ना, हम आपको ठीक ठाक सूद देंगे। ठीक है, तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट किस तरह उसके थ्रू किस तरह इफेक्ट कर सकता है? रेजिंग द इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट द स्पेकुलेट फंड फ्रॉम द अब्रॉड एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर रुपीस। अच्छा, वो कहेगा कि यार पाकिस्तान में हम आपको एक अच्छी रेट प्रोवाइड कर लेंगे, आप आके ना पाकिस्तान में सेविंग्स अकाउंट्स में रख लो, ठीक है ना, या हम आपको अच्छी रिटर्न देंगे, आप आके ना हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर लो। वो उसको इनकरेज करेंगे फार्मर्स को। तो फार्मर क्या करेंगे, फार्मर पाकिस्तान में रुपीज लाएंगे, तो पाकिस्तान में करेंसी लाएंगे तो वो पाक रुपये में लाएंगे ना। ठीक है, तो जब वो पाक रुपये में उसने लाना है तो वो अपने करेंसीज को, जो उसकी करेंसीज होगी यूके की या यूएस की पाउंड या यूएस डॉलर, वो पाक रुपये में कन्वर्ट करना चाहेंगे ताकि हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है या पाकिस्तान में हमने सेविंग्स करनी है, क्योंकि वो अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। क्लियर? तो वो फिर पाक रुपये की मार्केट में डिमांड करेंगे और अपनी रुपये की सप्लाई करेंगे, तो जिसकी वजह से आपकी एक्सचेंज रेट में फिर कमी आएगी। ठीक है ना, तो वो एक्सचेंज जब आपकी करेंसी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, लोकल करेंसी की डिमांड,
तो ऑटोमेटिकली आपकी करेंसी की वर्थ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। या खुद गवर्नमेंट, तीसरा जो उसके पास पॉइंट है, वो खुद गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व होगा, वो खुद करेंसी को बेचेगा भी और खरीदेगा भी। तो इससे भी आपकी करेंसी की वर्थ, जब गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होगी ना, तो फिर वो खुद अप्स एंड डाउन्स देखेगी कि यार किस तरह अप्स एंड डाउन्स होती रहती है। ठीक है ना, इसको भी आप जरा पढ़ लें। सेंट्रल बैंक्स ऑफर टू बाय और सेल डोमेस्टिक करेंसी एट ए सेट प्राइस, दिस मींस द रेट विल नॉट। अच्छा, इसको कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, कि जब सेंट्रल बैंक ने फिक्स किया, जब सेंट्रल बैंक ने फिक्स किया अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ। फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक कहता है कि यार हमारी जो 1 रुपया है, 100 रुपया है ना, वो $1 के बराबर होगा। भाई शायद बेशक हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाए मार्केट में, या हमारी करेंसी की सप्लाई गिर जाए, जो भी हो, जो भी हो, हाँ, वो 100 रुपये के 100 के बराबर होगा। लेते हैं, वो रेट को फिक्स कर लेते हैं। अभी इसको हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में पढ़ेंगे। या स्ट्रक्चर बिहेवियर के थ्रू इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल कर लेंगे, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल कर लेंगे, जिसकी वजह से आप फिर भी एक्सचेंज रेट कंट्रोल कर सकते हो। ये भी इंशाल्लाह भी हम आगे जाके थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है जी। पॉलिसी एक्शन टू रिमूव द सोर्सेज ऑफ द डेफिसिट और सरप्लस व्हिच आर कैलकुलेटिंग द रेट। अच्छा, हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास सरप्लस आ जाता है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हो कि आप अपने पास जो आप गोल्ड खरीद लेते हो या अपने पास रिजर्व रख लेते हो। लेकिन अगर आपके पास डिफिसिट आता है, डिफिसिट का मतलब ये है कि आपने पेमेंट, आपने इंपोर्ट ज्यादा की है और आपने पेमेंट ज्यादा करनी है, जिसकी वजह से आप फॉरेन करेंसी की डिमांड करोगे और अपनी करेंसी की सप्लाई, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या होगा, फिर जब आप सप्लाई ज्यादा और फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे की कदर कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सरप्लस आ रहा है, यानी आपके एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट्स कम है, तो फिर उन लोगों ने आपको पेमेंट करनी होगी जो आपके बायर थे पाक रुपीज में, तो वो मार्केट में जाके पाक करेंसी की डिमांड करेंगे और अपनी फॉरेन करेंसी की सप्लाई, तो आपकी करेंसी की वर्थ बढ़ जाएगी। तो यार ये इस तरह की चीजें होती रहती हैं। अब आप पूछे, होप से कि थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, फिर भी मसला है तो पूछें। तो ये अनटेस्टेड है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो इसको आप काइंडली स्किप नहीं कर सकते, इस एरिया को जो मैंने सर्कल में लिखा। पूछे जी, पूछे। थोड़े से सर के ऊपर से गुजरेंगे ये बातें, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, बस इतना समझो कि पेपर पास कर लो यार। बाकी ये चीज़ें इंशाल्लाह खुद ब खुद आप पे ये राज खुलते जाएंगे BFD वगैरह में। शाबाश, शर्माए मत। अगर किसी को क्लियर नहीं तो मैं दोबारा समझा दूंगा। जरूरत है लेकर जरूरत है। ये विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं अब अगेंस्ट खफा मत। दो तरह के रेट्स होते हैं सलमान, अब इंशाल्लाह। ठीक है जी, दो तरह के, एक फिक्स रेट होगा, अभी इसकी तरफ आ जाते हैं यार। ये एक फिक्स रेट हो, ठीक है जी, और एक फ्लोटिंग रेट। नहीं सॉरी की बात नहीं है यार, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ भाई, ये इस तरह ना करे, किताबों के साथ ना छोड़े, और आपकी जान छूटनी भी नहीं किताबों से, क्योंकि नए नए स्टैंडर्ड आते हैं, नए नए लॉज आते हैं। ठीक है ना, अगर आप टैक्स की साइड पे जाओगे तो नए नए रूल सर्कुलर्स वगैरह आते हैं, अगर आप कॉर्पोरेट की साइड पे भी जाओगे तो नए नए तरह के नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि अगर आपने जॉब भी करनी है तो तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, खासकर अगर आपने फिर CA के बाद प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मतलब अपनी फॉर्म करोगे, या किसी फॉर्म में आप पार्टनर रहते हो या मैनेजर लेवल की, तो तभी आपने अपडेट रहना पड़ेगा, तो जान नहीं छूटनी। ठीक है ना भाई, के ठीक। वैसे भी यार आम रूटीन में थोड़ी बहुत किताबें पढ़ा किया करो, अच्छी सी किताबें, बेफायदा देगी, नुकसान नहीं देगी। ठीक है। अच्छा, तो दो तरह के रेट्स होते हैं, फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट।
ठीक है ना। फिक्स रेट वो रेट होता है कि जब आपने अपनी करेंसी दूसरी करेंसी के साथ फिक्स कर दी, ठीक है ना सलमान। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार $1 बराबर होगा फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए के। क्लियर। 1 पाउंड बराबर होगा फॉर एग्जाम्पल 150 रुपए की। बस यार मार्केट में ₹5 की डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो, ठीक है ना, उसकी वर्थ कितनी ही बढ़ जाए, ये 150 के बराबर है पाउंड के अगेंस्ट, ठीक है ना। वही लोग ₹5 की डिमांड, फॉर एग्जाम्पल हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है यूएसए को, और वो उसने ₹5 में पेमेंट करनी है, और मार्केट में ₹5 की, इंटरनेशनल मार्केट में ₹5 की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वैल्यू बहुत आगे चली गई, लेकिन यूएस डॉलर के अगेंस्ट वो $1 के बराबर ही रहेगा। क्लियर भाई जी। लेकिन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है कि अगर मार्केट में आपकी करेंसी की डिमांड ज्यादा, यानी आपने एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा की है, जिसकी वजह से गोरे आपको पेमेंट करेंगे और जाके उसने ₹5 में पेमेंट करनी है, तो वो आगे जाके करेंसी की डिमांड करेंगे, ₹5 की डिमांड करेंगे और यूएस की सप्लाई करेंगे। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में आपकी करेंसी की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है मार्केट में, ठीक है, नहीं आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम है, तो आपकी मार्केट, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में आपकी इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम है और डिमांड ज्यादा आपकी करेंसी की, और सॉरी डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, क्योंकि आपने पेमेंट करनी है पाउंड्स में, यूएस डॉलर्स में, तो आप उनकी करेंसी की डिमांड करोगे, जबकि अपनी करेंसी की सप्लाई करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी पैसे की कदर गिर जाएगी। क्लियर। तो दो तरह के ये डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। इन सिंपल वर्ड्स कि अगर आपकी करेंसी की डिमांड ज्यादा मार्केट में, सप्लाई कम, तो पैसे की कदर आपकी ज्यादा हो जाएगी, आपकी करेंसी की वर्थ ज्यादा होगी। लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम, तो पैसे की कदर गिर जाएगी। यानी डिमांड और सप्लाई के थ्रू अगर हम इसके प्राइस को डिटरमिन करेंगे, तो इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। आप सलमान समझ गए कि नहीं? क्लियर जी। जी बाकियों को भी फ्लोटिंग और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्लियर है? चलिए रिपीट कर लेता हूँ बाकियों को भी। मैंने कहा आसिफ भाई मेरे के, अगर जो दो तरह की फोर्सेस होती हैं, डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स, कि अगर उधर भी हमने पढ़ा था चैप्टर 2-3 में भी हमने पढ़ा था कि अगर किसी चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी और उसकी सप्लाई कम होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, इस तरह पढ़ा था। और अगर सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो, तो उसकी वैल्यू या वर्थ गिर जाएगी। सेम करेंसी की सिचुएशन में भी इधर इसी तरह ही है। क्लियर। कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में आपकी करेंसी की डिमांड ज्यादा, यानी ₹5 की डिमांड ज्यादा और ₹5 की सप्लाई कम होगी, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी करेंसी की सप्लाई ज्यादा, यानी ₹5 की सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो, तो फिर उसकी प्राइस भी गिर जाएगी। क्लियर। तो ये फ्लोटिंग और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम